ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि जो गैसेस का टॉपिक है ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की बड़ी मेन स्ट्रीम चीज़ है और गैसेस के हवाले से आप लोग जानते हैं कि बिहेवियर जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का वो गैसेस में और होगा, लिक्विड्स में और होगा और सॉलिड्स में और होगा। अगर टिपिकल बात की जाए तो ये आपके पास आ जाती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो बॉयज लॉ के बारे में आप जानते हैं, चार्ल्स लॉ के बारे में आप जानते हैं। आप बॉयज लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। तो आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज अंडरस्टैंड करनी है कि वॉल्यूम के टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कम होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा? ऐसा नहीं होता कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वॉल्यूम जीरो नहीं होता। इस चीज को ओवरकम करने के लिए एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया था। और अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट जीरो कि कौन सा टेम्परेचर है जहां पर जाते जाते दुनिया की हर गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा, दैट इज -273.6 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो ये वो टेम्परेचर है जहां तक जाते जाते हर गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, आपने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ आप लोग एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.16 को अचीव नहीं कर सकते। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये वो टेम्परेचर होता है जहां मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ही बंद हो जाएगी। तो जिस मशीन में या जिस अपरेटस में आप इसको अचीव करना चाह रहे हैं एक्चुअली वो काम करने छोड़ देगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज इम्पॉसिबल कि आप लोग एब्सोल्यूट जीरो को अचीव कर सकें। जो मिनिमम टेम्परेचर आज तक फाइंड आउट किया जा सका या अचीव किया जा सकता है दैट इज 0.00001 केल्विन। ये हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी आप हीलियम को इस पॉइंट पे जाके लिक्विफाई कर लेते हैं। इसके अलावा आप पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर में, प्रेशर 1 एटीएम है, इसको आप 760 टॉर भी कहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। एंड 1 एटीएम इज इक्वल टू 1013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स, और 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच पीस का यूनिट होता है। मटीरियोलॉजिस्ट जो है वो मिली बार का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मैंने साइड पे ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रहे हैं एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड जितने इसमें पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, आप इसको देखते जाएंगे और जब नोट्स आप तक शेयर हो जाएंगे तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा। ओके, तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं जी। एवोगैड्रोस लॉ हमारे पास आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ मोल जो है वो बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। फिर हम एक जनरल गैस इक्वेशन बनाते हैं और ये भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी एफ एस सी में गिवन है, आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं उधर से। इसके अंदर आप जानते हैं कि यूनिट्स ऑफ आर निकाले जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है इनको याद करना क्योंकि आर इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो ये आपको क्योंकि वहां पर गिवन है इसलिए आप लोगों ने इनके यूनिट्स याद रखने हैं। अगर हम एसआई यूनिट्स निकालें तो आर इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन मोल है। और अगर आप कैलोरीज में काउंट करते हैं इसको तो ये 1.98 है। याद रखें इसको आप लोग एनर्जी में भी निकाल सकते हैं, एनर्जी पर केल्विन पर मोल, ये भी इसी की एक फॉर्म है। ओके, तो इससे ऑनवर्ड चलते हैं जी। मोलर वॉल्यूम क्या चीज होती है? देखें, आपके पास किसी गैस का अगर एक मोल मौजूद है, कोई भी गैस जिसका एक मोल मौजूद है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डीएम क्यूब। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने याद रखना है। फॉर वन मोल ऑफ एनी गैस, एनी आइडियल गैस जिसे आप कंसिडर कर लें तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डीएम क्यूब। अगर ऑब्जेक्टिव में वो कह दे 1 डीएम क्यूब का क्या वॉल्यूम आएगा, तो या 1 डीएम क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस होंगे, तो आप सिंपली एवोगैड्रोस नंबर को 22.414 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ यूनिट कन्वर्जन्स भी की जा सकती हैं। वो आपको अगर कोई क्वेश्चन देता है तो लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं कि 10 सीएम क्यूब में कितना वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो आप जानते हैं 1 डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब मींस 1000 सीएम क्यूब। तो हमारे पास एक यूनिट आ गया कि 1000 सीएम क्यूब में अगर मेरे पास 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 22
वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो 10 में कितने होंगे? तो आप इसको यहाँ ला कर डिवाइड करके दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ी सिंपल सी एफएससी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इसलिए इन पे ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसको हमने डिटेल में करना शुरू कर दिया तो हमारे लेक्चर बाकी मिस हो जाएंगे। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। ले जी, इसके बाद आ जाता है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन के लिए ला था, और ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, यानी मोलर मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, मोलर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। और इन अपने आप को म्यूट कर लें, मैंने म्यूट किए तो है लेकिन फिर भी एक्चुअली जो न्यू मीटिंग ज्वाइन करता है वो अनम्यूट ही रहता है। ओके, तो अगर इसके हवाले से नोट किया जाए तो आप देख सकते हैं डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है या मोलर मास होता है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर सिगरेट से धुआं निकल रहा हो और कोयले से धुआं निकल रहा हो, आप दोनों के धुएं के देखेंगे तो जो सिगरेट से निकलने वाला धुआं है वो हवा में जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा, एज कंपेयर के कोयले से निकलने वाला धुआं वो ज्यादा डेंस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जितनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। अच्छा, ये गियरलॉजिस लॉ है, और ये लॉ जो है ये प्रेशर को डायरेक्टली रिलेट करता है टेम्परेचर से। हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तो पढ़े हैं, लेकिन ये गाय लुसेक्स लॉ जो है ये हमने नहीं पहले पढ़ा। तो ये एक्चुअली क्या है कि अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब आप इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं और नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये एक लॉ है जो आप लोगों ने याद रखना है, P1/T1 दैट इज इक्वल टू P2/T2। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन है थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आपके पास टेम्परेचर फॉरेनहाइट में गिवन हो और आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और अगर डिग्री फॉरेनहाइट के टेम्परेचर आपने बनाना है डिग्री सेल्सियस से, यानी गिवन डिग्री सेल्सियस है और आपने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट ये दोनों बराबर हो जाते हैं? आप इसको पुट कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, -40 की वैल्यू पुट कीजिएगा आप लोग और अपना आंसर निकालिएगा इन दोनों इक्वेशंस में, वो दोनों आपको नजर आएंगी कि एक जैसी हैं। ओके, तो यहाँ तक पहले पेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, हाथ खड़ा कर ले, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। एनी पार्टिसिपेंट जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ इसको। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें थी, मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना आए एज सच। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जी जी कासिम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। एंड अकमल जी, अस्सलामुअलैकुम सर। ये बता। सर ये आपने 10⁻⁻⁵ केल्विन का जी, हीलियम का ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हीलियम इसको का हम ये बॉइलिंग ये पॉइंट है, यानी इस पॉइंट तक जाते थे हीलियम गैस भी जो है वो भी लिक्विफाई हो जाती है। अगर उसको डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो हो जाएगा हाँ डेफिनेटली, वो -2। 270.15 इस तरह 999 समथिंग आएगा। ये एक प्रोसेस जी है ये एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, उसके जरिए अचीव किया गया है। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो ये आपके पास सिंपल चीजें थी। ले जी, इससे ऑनवर्ड चलते हैं और काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ। अब काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोग जानते हैं, हम उसकी डिटेल्स एज सच नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम वही पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग। जस्ट फॉर अ मिनट मैं इसको रेज कर लूँ। ओके, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास जो पोस्टुलेट्स हैं वही एफएससी वाले पोस्टुलेट ज्यादा इसमें डिस्कस हुए हैं। सबसे पहली चीज, गैस टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है जिनको आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं, रैंडम मोशन होती है इनके दरमियान, जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। यही वजह होती है कि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और हमारे पास जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे और अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो इलास्टिक कोलिजन होती है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन।
यानी इसको हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। हम दो पोस्टुलेट पढ़ते हैं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इन आइडियल केस एंड द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल कैन बी निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। इन दोनों पोस्टुलेट्स को आगे जाके हम जेरे बहस लाएंगे। फिलहाल आप आइडियल गैस की सिचुएशन पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही चीजें जो आप लोग पहले कर चुके हैं, जस्ट इसको रिव्यू कर रहे हैं। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c बार स्क्वायर, ये इक्वेशन है आपके पास। डेरिवेशन की तरफ आपने नहीं जाना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट सीखने हैं। ये सी बार स्क्वायर जो है ये एक्चुअली क्या है आपके पास, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप 10 चीजें देख रहे हैं चलते हुए, गाड़ी भी, साइकिल भी, मोटरसाइकिल भी, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि मॉर्निंग 7 बजे ट्रैफिक की एवरेज स्पीड कम होती है, जिसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा गया है। और दोपहर जब बच्चों की छुट्टी का टाइम है, स्कूल का या ऑफिस की रिटर्न होने का टाइम है, उस टाइम पे एवरेज जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड को नहीं देखते, हम उनकी एवरेज देखते हैं, हम उनका मीन देखते हैं। तो मोलेकुलर वेलोसिटीज की बात करते हैं हम लोग। इसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, जो मैंने साइड रेड में जितना पोर्शन मैंने लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है जो आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करने हैं। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या चीज है। सी अगर आप देखें यहां से तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m इंटू एन। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। और अगर किसी चीज के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका मोलर मास बन जाता है। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ये वाली। तो यहां से सी बार स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 3 PV ओवर m इंटू एन ए। और अगर आप यहाँ देखें तो इधर भी अंडर रूट ले लिया इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए, इधर भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, लेकिन हमने जनरल गैस इक्वेशन में एन की वैल्यू 1 रखी है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, एक मिनट जी अकमल। जी जी मलिक जी वालेकुम सलाम। सर ये आपने जो अभी बोला है मैस और एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई जी करें तो मोलर मैस आ जाता है, सर जी इसकी कोई एग्जांपल बता दें इसकी प्लीज। एग्जांपल ये है, देखें मैं इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ, ये प्रॉब्लम आती होती है। आपको पता है कार्बन का वेट क्या है अपना, आप तो पढ़ते हैं ना, सर कार्बन। 12.00 AMU। यस सर। कार्बन की एक एटम का वेट कितना है, 1 एटम ऑफ कार्बन। आप गूगल करेंगे ना, इसके कार्बन का जो 1 एटम आ रहा है, आप जी कार्बन सर। के 1 एटम के मैस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास इसका आंसर 12 आएगा, मोलर मैस निकल आएगा इसका। यानी एक जी सर। एटम के मैस को अगर एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। ये इक्वेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किसी यानी का भी। ये जो स्मॉल एग्जैक्टली स्मॉल एम है जी, एक एटम का ये एक मैस। एटम का मैस है एक्चुअली, और ये एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अगर एक एटम के मैस को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मोलर मैस की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ये एक्चुअली इसका ना ठीक। कंफ्यूजन होती है, आप इसको ना गूगल पे ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही आपसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। जी सर ठीक है, थैंक यू। ओके जी, तो इससे ऑनवर्ड चलते हैं जी। हाँ, ये इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है सी रूट मीन स्क्वायर। अच्छा देखिए, मैंने अंडर रूट 3 अलग कर लिया, पीवी इज इक्वल टू आर टी के बराबर पुट कर लिया, और मेरे पास वैल्यू आ गई दिस वन, 1.73 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम देखें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के बढ़ने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी। और मॉलिकुलर मास के अंडर रूट के बढ़ने से जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो टोटल वैल्यू को कम कर रही होती है। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन आप जानते हैं। इसी तरह मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास 3 किस्म की मोलेकुलर वेलोसिटीज होती है, जिनमें पहली हमने पढ़ी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इससे अगली वेलोसिटी कौन सी है वो देख लेते हैं जी। इससे अगली वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, और तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप रूट ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब आप एवरेज से सिंपल समझ लें कि एवरेज वहां पे क्या चल रही है उनकी जो आ रहे हैं। इनकी इक्वेशन ये है, इसमें 1.59 है, वहां पे 1.7 समथिंग था, यहाँ पे 1.59 है, ये 8/पाई था, वो अंडर रूट 3 था।
ये है √8/पाई, बाकी इक्वेशन सेम है। और अगर मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो यहाँ √2 आता है। हम इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वैसे भी वहां पे हमारी डेरिवेशंस कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछते हैं वो, इसलिए मैं सिर्फ इनका जो बेसिक पोर्शन है वही करवा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो अगर हम इसको देख लें इस हवाले से, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इसकी भी इक्वेशन मैंने तीनों की दे दी है। वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट एनी टेंपरेचर इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अच्छा, अब इन तीनों का कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कई बार, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पेपर्स में पूछा गया। इवन जब हमने गैट सब्जेक्ट का पेपर दिया था, क्लियर किया था, तब भी ये उन्होंने पूछा था, और जो GRE का पेपर है उसके अंदर भी वो ये चीज पूछते हैं। आप देखिए, रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप कहें कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, which is greater than average velocity and which is still greater than most probable velocity, ये तीनों के तीनों टेम्परेचर और मास पे डिपेंड करते हैं। याद रखिएगा, टेम्परेचर ज्यादा करते जाएंगे तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर टेम्परेचर और मोलर मास सेम हो, यानी एक ही गैस है आपके पास O2 एट 25 डिग्री सेल्सियस, अब इसका टेम्परेचर भी वही है, आप इसको 298 केल्विन कर सकते हैं क्योंकि हम केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं, और हमारे पास मोलर मास जो है इसका वो आ गया 32। तो अगर हमारे पास की वैल्यू सेम हो, आर भी सेम है, तो याद रखिएगा कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, उससे कम आएगी एवरेज, और सबसे कम आएगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो आप लोग इसके हवाले से याद रखेंगे। ओके, इसके बाद जी हम लोग इसे ऑनवर्ड चल रहे हैं। ये आपका एक्चुअली FSC और BSc में जितना उन्होंने दिया हुआ है वो मर्ज किया हुआ है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप काइंडली इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा वैसे तो क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है। चलें एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आप लोगों को। आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 25 डिग्री सेल्सियस पे। रूट मीन स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच ग्रेटर और मोर, यानी ज्यादा होगी या कम होगी ऑक्सीजन से। अब सबसे पहली चीज आपने याद रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। तीनों जो है वो अंडर रूट ऑफ मोलर मास के यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, चाहे वो कोई भी वेलोसिटी है। ये आप रिलेशन याद रखेंगे। अब इसकी एक रेशो बनाए आप अपनी तरफ से, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका मास आता है 2, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका मास आता है 32। तो कितने गुना ज्यादा हो सकती है? मिसाल के तौर पे CRMS ऑफ O2 is how much greater than CRMS of O2। तो सबसे पहले आपने इनकी मैसेज के हवाले से इनकी रेशो बना लेनी है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है। अगर टेम्परेचर भी चेंज किया होगा तो फिर आप टेम्परेचर के हिसाब से रेशो बनाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर निकालना है हाइड्रोजन का, रूट मीन स्क्वायर निकालना है ऑक्सीजन का, तो इसमें मोलर मास चेंज हो रहा है। तो देखा जाए तो ये रेशो बनेगी 1:16, और मोलर मास डिवाइड हो रहा है। जब कुछ चीज डिवाइड हो रही है तो 1/√16 करें, आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो 4 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। आप उसका अंडर रूट ले रहे हैं उनके मोलर मैसेज का, और दोनों वैल्यू। इसमें एक और तरीका ये है कि इस इक्वेशन के अंदर, पूरी इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन की वैल्यू भी पुट करें, फिर पूरी इक्वेशन में ऑक्सीजन की वैल्यू भी पुट करें, और फिर आप उसका आंसर निकालें। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली रेशो कंपेयर कर लें कि भाई इसके अंदर रेशो आ रही है 1:16, तो अगर मैं अंडर रूट 1 लूँ तो वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर अंडर रूट 16 का लूंगा तो आंसर 4 आएगा, तो रेशो बन जाएगी 1:4। क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम कहेंगे कि हम कह रहे हैं जी 4 टाइम्स कम होगा, 1/4 आ जाएगी आपके पास। सिंपल एज दैट। इसके कुछ MCQs मैंने लास्ट में दिए हैं, तो उसको देख लेंगे लास्ट में, या हम उसको थोड़ा सा टाइम मजीद निकाल के कर लेंगे। चले जी, इससे अगला भी जो है वो भी आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यहाँ पे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस। ओके, एक मिनट जी, अकमल जावेद। जी मलिक सर जो ऊपर आपने बोला है जी जी, कि जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम उसकी जो है रूट मीन की वेलोसिटी कम होगी, सर कम हो, ये ज्यादा नहीं होगी? ये ज्यादा देखिए डिवाइड हो रहा है ना, हम मोलर मास उसका ज्यादा है, लेकिन रिलेशन इनवर्स का है, जिसके इनवर्स में जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है टोटल वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है। आप सर सिंपल, देखिए ना, आप एक काम मैं कीजिएगा। सिंपल
मैं आपकी बात क्वेश्चन में आपका अंडरस्टैंड कर गया हूँ। ये देखें, आप सिंपल सा एक काम कीजिएगा, दोनों इक्वेशन मैंने लिखी हुई हैं, आपने करना क्या है, आपने CRMS निकाल लेना सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए, जो 1.73 अंडर रूट जो वैल्यू है ना ऑक्सीजन की पुट करके यहाँ पे वन वन कर दें और ऊपर वैल्यू पुट करें। जो ये आंसर आ रहा होगा ना हाइड्रोजन का, और जो ये आंसर आ रहा होगा ऑक्सीजन का इक्वेशन में पुट करके, तो ऑक्सीजन का आंसर हाइड्रोजन से 4 गुना कम होगा। आप ट्राई कर लीजिएगा इसको। मैं फिलहाल आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप इसके इक्वेशन में पुट कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला वो दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ कि सॉरी सर, ऑक्सीजन का कम होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। जी, यही सर मेरा क्वेश्चन जी था। जी, एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करना शुरू हो जाए ना तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। जी सर। ओके, चले, ये एक्चुअली तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं ये लेक्चर प्रिपेयर करते हुए, क्योंकि मुख्तलिफ बुक से कंसल्ट करके तो फिर ये बनाना पड़ता है। तो उतना काम ही आप लोगों को बताया जा रहा है एक्चुअली जितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, एक बात हम लोगों ने ये याद की हुई है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर नॉट ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपने ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा डिपेंड करेगी किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर आप उसको नहीं लाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जो मर्जी उसकी नेचर हो, हमारा जो एक्चुअल कंसर्न है वो किस चीज के साथ है, उसकी वेलोसिटी के साथ है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ऊपर। तो ये देखें, यहां से एक इक्वेशन मैंने ड्राइव की है, ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ये आपकी एफएससी में लिखा हुआ है सारा, इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन इक्वेशन आप लोगों ने ये याद रखनी है, अपने पढ़ने के लिए आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, उनके लिए तो हमारी एनर्जी यही रहेगी, लेकिन जो डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक है ना, याद रखें कि एक सिंपल मॉलिक्यूल जो है ना वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं इसकी, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ये इन 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई एंड जी। ये इसकी ट्रांसलेशनल मोशन है, ये 3 मोशंस में मूव कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये फैक्टर 3 का आ रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशंस भी होती हैं, और इसी तरह डायटॉमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस भी होती हैं। वो हमारे पास इनलाइन आउटलाइन जो वाइब्रेशंस हैं। तो जब हमारे पास डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो फिर हम उनको और तरीके से भी कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास ई के ओवर एन ए, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1 मोल के लिए। आप ये इक्वेशन यहाँ से पढ़ेंगे। आर ओवर एन ए को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने इसका बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी नीचे गिवन है। आप सिंपली इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके भी, और अगर वैल्यू याद रह जाए, क्योंकि पेपर में निकालना जरा मुश्किल होता है, तो 1.38 × 10⁻⁻23। अच्छा जी, ये इक्वेशन देखिएगा, ये इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे एज इट इज, क्योंकि अगर आप बोल्टमैन कांस्टेंट निकाल रहे हैं फॉर एवोगैड्रोस नंबर, काइनेटिक एनर्जी फॉर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उसको हम कह देते हैं ई के, जो हमारे पास ई की दूसरी फॉर्म है, और इसकी वैल्यू आ जाता है 3/2 K × T। ये आप लोग इसकी वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, आर ओवर एन ए हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इस पर कोई ज्यादा सर खपाई की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, हीट कैपेसिटीज में ये डोनेट किया जाता है सी के साथ। इसकी जो नॉन एसआई यूनिट है वो है कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, और जो एसआई यूनिट्स हैं वो है जूल्स पर केल्विन पर मोल। एक्चुअली हीट कैपेसिटी होती क्या है कि आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, आपने उसको टेम्परेचर दिया, और उस टेम्परेचर देने से उसकी हीट 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ गई, तो इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसकी क्वांटिटी जो अगर सब्सटेंस की 1 मोल है तो आपके पास उसकी मोलर हीट कैपेसिटी आएगी। ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि अगर 1 मोल सब्सटेंस होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर 1 ग्राम होगा वेट उसका तो हम उसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। इन स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का जो फर्क है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। स्पेसिफिक हीट और जो हमारे पास वो हीट कैपेसिटी है या मोलर हीट कैपेसिटी है, इसका फर्क ये है कि अगर हम मोल्स के लिए देख रहे हैं तो हम हीट कैपेसिटी कहेंगे, और अगर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए कह रहे हैं तो हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। और किसी भी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गोन वगैरह, उनके लिए ये जो इसकी वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, हम यहाँ ड्राइव भी करेंगे।
और इसी तरह आपके पास वेपर्स की फॉर्म में जैसे मैग्नीशियम, मरकरी है, पोटाशियम है, ये मेटल्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। क्योंकि आप गैसेस को पढ़ रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि सिर्फ प्योर गैसेस की बात करेंगे, हम टेम्परेचर दे के भी तो किसी चीज को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये उसका जिक्र भी इसके साथ आ रहा है। तो CV की वैल्यू आपके पास है और CP की वैल्यू आपके पास है। ये आप जानते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको थोड़ा सा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसकी इक्वेशन है, ये मैंने लिखी है कि फर्ज करें आपके पास ई के की वैल्यू जो आती है वो आती है 3/2 RT, और हमने जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर दिया, ये देखें, तो मैंने यहाँ T+1 लिख दिया, तो चेंज इन ई के यानी हीट कैपेसिटी क्या है, एक्चुअली चेंज बिटवीन द हीट 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम CV कह रहे हैं। और नीचे देखिएगा इसके अंदर जो इक्वेशन बन रही है वो क्या आ रही है, 3/2R। तो आपके पास किसी भी इक्वेशन के लिए जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ रही है, CV इज इक्वल टू 12.48 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट की है ये एक्चुअली क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV ऑफ एनी गैस, या व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ मोल्स का जिक्र कर रहे हैं ना, हम स्पेसिफिक हीट नहीं कह रहे, तो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी गैस, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12.48। ये ऑब्जेक्टिव है जो याद रखना है। इसी तरह PV इज इक्वल टू NRT, हम जब बात करते हैं CP की तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। ये मैंने जनरल गैस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ से जो चीजें कट कट आ गई, मेरा आंसर आ गया CP का 5/2R। ये इक्वेशन मैंने आपको दे दी, आप इसको अब जब पढ़ेंगे ना नोट्स में तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ड्राइव कैसे हुआ है, सिर्फ मैं वैल्यूज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो याद रखें CV की वैल्यू कम होती है और CP की वैल्यू ज्यादा होती है, जो ऑब्जेक्टिव मेन डिस्कस करने वाला है कि CP की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपने इसमें याद रखना है, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। यानी जर्नल जितनी गैसेज हैं, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपके पास अगर आप किसी गैस का CP यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे तो वो ज्यादा आएगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कम आएगी। तो 1 केल्विन बाय 1 मोल लॉन्ग विद द वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई है, इससे ऑनवर्ड देखते हैं। CP एंड CV का रिलेशन है, ये मैथमेटिकल चीजें हैं थोड़ी सी, देखें CP माइनस CV इज इक्वल टू R, आप ये वैल्यू पुट करके देखें, ये R के बराबर आएगी। ये मैंने सिर्फ इसके लिए किया है, जो मर्जी वट एवर द एटोमिसिटी, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। जो मर्जी, एटोमिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जो एटोमिसिटी है वाटर की वो 3 है, सॉरी 2 है, उसमें 2 एटम्स हैं, और ग्लूकोज की 3 है, उसमें 3 एटम्स हैं। तो जो मर्जी उसके अंदर उसकी एटोमिसिटी आ रही है, आपके पास उसका डिफरेंस हमेशा वही रहेगा। CP माइनस CV इज इक्वल टू R है, और गैमा की वैल्यू जो है CP डिवाइडेड बाय CV, ये भी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में आएगा, इसकी वैल्यू है 1.666। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है मोनोएटॉमिक के लिए, ये गैमा की वैल्यू है मोनोएटॉमिक के लिए। आपने सिंपल याद रखना है कि CP ओवर CV फॉर मोलर गैमा वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस, CP ओवर CV इज इक्वल टू 1.666। और अगर हमारे पास ये डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक हो जाए तो ये मैंने लिख दिया कि ये X क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं। तो जब मैंने सारी कैलकुलेशन की तो मेरी CP की वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन CV की वैल्यू देखें, CP की वैल्यू अब भी वही आ रही है, लेकिन CV जो गैमा की वैल्यू है ये ओवरऑल लेस देन 1.66 है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने साइड पे लिख दी है कि गैमा इज हाई फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी जब हम बात करेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की तो हीट कैपेसिटी की जो रेशियो है बिटवीन CP एंड CV ये ज्यादा होगी, और अगर हम डायटोमिक या पॉलीटॉमिक की बात करेंगे तो तब ये वैल्यू जो है वो कम होगी। जी मलिक एहसन, सर ये गैमा स्टैंड फॉर, ये एक्चुअली रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, गैमा एक सिंबल दिया हुआ है हमने, जैसे हम किसी रेशो को सिंबल देते हैं ना, अपनी तरफ से एक सिंबल यस आपने सर, दे दिया हुआ है, इसको कई जगहों पे कैपा भी लिखा हुआ है, उन्होंने इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे ना तो एक सिंबल दिया हुआ है यस जस्ट उन्होंने, ठीक है, ठीक है। गैमा इज इक्वल टू CP ओवर CV। ओके, ले जी इससे ऑनवर्ड देखते हैं जी। ये आप देख सकते हैं, आपने वैल्यूज याद रखनी है कि किसकी ओ माय गॉडनेस, किसकी वैल्यू कम होगी और किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये चीज आप लोगों ने इसमें याद रखनी है कि गैमा की वैल्यू, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ कि
gamma 4 monoatomic mono is greater than gamma 4 polyatomic। ये यहाँ पे ना आप जब अपने लिखेंगे तो ऐड कर लीजिएगा नोट्स में, ये मैंने करना था मैं भूल गया। खैर अच्छा ये देखिएगा, एक यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही होती हैं, अच्छा मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं अभी आप लोगों को दोबारा ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिएगा, अब यहाँ डिस्कस करते हैं हीट को और टेम्परेचर को। हीट क्या है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। ये टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस याद रखना है। इसको जूल्स में मेजर किया जाता है और ये डायरेक्टली मेजर किया जाता है केल्विन के अंदर। हीट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते और टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। हीट एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी हो ना आप लोगों ने, ये आप लोग अगर कभी प्रैक्टिकल्स करें तो आपने पता होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन M1 S1 प्लस M2 S2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, इस तरह की इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप डेल्टा टी की वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू आपने ये है सी इंटू डेल्टा टी, आपने उसमें भी पढ़ी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा टी, 7th चैप्टर पार्ट 1 के अंदर, तो जिसमें वो बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड गैस कैलोरीमीटर का जिक्र करता है। तो स्पेसिफिक हीट से भी वो निकाल सकता है हीट को, और जो आपके पास सीट कैपेसिटी है इसके जरिए भी निकाला जाता है। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करता है। हम इंशाल्लाह ताला जब वो चैप्टर करेंगे तो उसमें डिटेल देखेंगे। तो याद रखना है कि आपके पास ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, यानी हीट को टेम्परेचर से फाइंड आउट किया जाता है। और रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हीट ऑफ द सिस्टम आपको मिली है, याद रखें डेल्टा एच जो है, जो आपके पास हीट है, ये नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। अगर आपको स्टेट फंक्शन याद हो तो आपने पढ़ा था कि स्टेट फंक्शन वो चीजें होती है जिनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के हवाले से देखते हैं। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, हम यू फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्टली इसको। खैर ये उस चैप्टर में इंशाल्लाह ताला डिटेल्स आ जाएंगी। इससे ऑनवर्ड देखते हैं जी। ये मैंने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हीट डिस्क्राइब ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। याद रखें वर्क डन को हीट की सूरत में देखा जाता है, टेम्परेचर की सूरत में नहीं देखा जाता। यानी वर्किंग एबिलिटी किसी चीज की देखनी हो तो हीट के हिसाब से देखेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से नहीं देखेंगे। पेट्रोल के अंदर से एनर्जी निकल रही है, वो हीट एनर्जी